भारतीय सेना के इतिहास में पहली महिला डिवीजन कमांडर के रूप में पदभार संभालने के पहले ही दिन उनकी ओर तुम कौन से बैच की हो कहकर अपमान करने वाले अहंकारी कर्नल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यह अहंकार उसके भ्रष्ट साम्राज्य को ध्वस्त करने वाला चिंगारी बन जाएगा। एक सैनिक की दुखद मौत पर बनी झूठी सत्ता और उस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रही एक फौलादी महिला अधिकारी के बीच एक घुटन भरे युद्ध की शुरुआत होती है। बैठक कक्ष का माहौल सिगरेट के गहरे धुएं, चमड़े की गंध और दशकों से जमे पुरुष प्रधान अधिकार की भारीपन से दबा हुआ था। विशाल लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठे अधिकारियों के कंधों पर लगे सितारे उनके अनुभव और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें मुख्य कुर्सी के खालीपन पर बेचैनी से टिकी थीं। वे पूर्व डिवीजन कमांडर के जाने और नए कमांडर के आने के बीच सत्ता के इस अजीब से खालीपन को सहन नहीं कर पा रहे थे। कर्नल विक्रम राठौर अपनी मोटी उंगलियों से मेज थपथपाते हुए अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर रहा था। वह इस यूनिट का असली राजा था। सेना की खास बैच, संस्कृति, अपने जबरदस्त करिश्मे और एक हिंसक स्वभाव के दम पर जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था, उसने पूरी यूनिट को अपने नियंत्रण में रखा था। उसके चेहरे पर यह अहंकार साफ दिख रहा था कि नया डिवीजन कमांडर कोई भी हो, अंत में वह उसकी मुट्ठी में ही रहेगा। बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं, लेकिन अंदर आने वाला व्यक्ति उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। साफ सुथरी, इस्त्री की हुई वर्दी, लेकिन उस वर्दी की मालकिन का शरीर हालांकि मजबूत था, पर उसमें स्पष्ट रूप से एक महिला की कोमलता थी। मेजर जनरल मीरा सिंह। वह बिना कोई आहट किए तेजी से चलकर मुख्य कुर्सी पर खड़ी हो गईं। उनकी लंबी तीखी आंखें तेज थीं और कसकर बंद होंठ किसी भी भावना को जाहिर नहीं कर रहे थे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आश्चर्य, घबराहट और कुछ चेहरों पर तो तिरस्कार की भावना भी झलक रही थी। विक्रम की भौहें तन गईं। उसने मीरा सिंह के कंधे पर लगे 2 सितारों को नहीं देखा, या शायद देखना ही नहीं चाहा। उसके दिमाग में महिला सैनिक और डिवीजन कमांडर जैसे शब्द कभी एक साथ नहीं जुड़ सकते थे। उसने खखार कर सन्नाटे को तोड़ा और कुर्सी पर अपनी अहंकारी मुद्रा बनाए रखते हुए बोला, पता नहीं कहां से चली आई हो, लेकिन यह कॉन्फ्रेंस रूम है, लीडिंग क्लब नहीं। तुम कौन से बैच की हो? पल भर में बैठक कक्ष का माहौल जम गया। दूसरे अधिकारी घबराकर विक्रम और मीरा के बीच देखने लगे। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो एक नए डिवीजन कमांडर से, वह भी पहली मुलाकात में, कही जा सके। विक्रम की यह बदतमीजी कोई गलती नहीं थी। यह शक्ति का एक सोचा समझा प्रदर्शन था और यह ऐलान था कि इस इलाके का मालिक वही है। वह कमरे में मौजूद हर किसी को यह जताना चाहता था कि कोई महिला सैनिक उसकी बराबरी नहीं कर सकती। मीरा सिंह ने विक्रम को शांति से देखा। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, जैसे कोई अनुभवी प्रशिक्षक किसी गुस्सैल जंगली कुत्ते को देख रहा हो। वह उसके इरादों को अच्छी तरह समझ रही थी। उन्होंने जवाब देने के बजाय धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठी। फिर एक धीमी लेकिन पूरे कमरे में गूंजने वाली आवाज में कहा, कर्नल विक्रम राठौर, अपनी कुर्सी पर ठीक से बैठें। यह एक आदेश था, एक नरम लेकिन ऐसी आवाज जिसमें ऐसी ताकत थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। विक्रम एक पल के लिए चौंक गया। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि एक औरत उसे आदेश दे रही है, लेकिन वह अनजाने में ही सीधा होकर बैठ गया। दशकों की सैन्य सेवा ने उसके शरीर में रैंक के प्रति आज्ञाकारिता की जो आदत डाल दी थी, वह उसके विवेक पर हावी हो गई। तब मीरा सिंह ने दूसरे अधिकारियों की ओर देखा। मैं मेजर जनरल मीरा सिंह हूं। आज से मैं इस यूनिट की कमान संभाल रही हूं। जैसे ही उनके मुंह से डिवीजन कमांडर शब्द निकला, विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ, लेकिन पछतावे या माफी के बजाय उसके मन में और भी ज्यादा अपमान और दुश्मनी की भावना भड़क उठी। इस औरत की इतनी हिम्मत! उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नाखूनों के हथेली में चुभने का दर्द उसके गुस्से को और भी बढ़ा रहा था। उस पल बैठक कक्ष में मौजूद किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि पहले ही दिन शुरू हुई यह कड़वी दुश्मनी पूरी यूनिट को खून से रंगने वाली एक खूनी प्रस्तावना बनेगी। अगले दिन परेड ग्राउंड सुबह से ही घने कोहरे और तनाव में डूबा हुआ था। डिवीजन कमांडर के पद ग्रहण समारोह के लिए सभी सैनिक कतार में खड़े थे। सैनिकों के बीच रात भर फैली अफवाहों की कानाफूसी चल रही थी। नई कमांडर एक महिला है, एक अविश्वसनीय कहानी, और यह भी कि कर्नल विक्रम राठौर ने पहले ही दिन एक बड़ी गड़बड़ी कर दी है।
उनके लिए एक महिला डिवीजन कमांडर एक काल्पनिक शब्द था जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही मीरा सिंह मंच पर आईं, सैनिकों की कानाफूसी थम गई। उनका कद छोटा था, लेकिन हजारों निगाहों का सामना करते हुए भी उनके चलने में कोई झिझक नहीं थी। स्त्री की हुई वर्दी और छोटे कटे बाल यह स्पष्ट कर रहे थे कि वह एक सैनिक हैं, लेकिन सैनिकों की आंखों में यह अभी भी एक अजीब और अपरिचित दृश्य था। नई डिवीजन कमांडर को सलाम। एक जोरदार आदेश के साथ हजारों सैनिकों ने एक साथ सलामी दी। मीरा सिंह मंच के बीच में खड़ी होकर चुपचाप उनकी सलामी ले रही थीं। उनकी नजरें परेड ग्राउंड के आखिर में खड़े सबसे नए सिपाही से लेकर मंच के नीचे कतार में खड़े वरिष्ठ अधिकारियों तक हर एक को तौल रही थीं। विक्रम राठौर अधिकारियों की पहली पंक्ति में खड़ा था। कल रात का अपमान और गुस्सा अभी भी उसके अंदर उबल रहा था। वह सीधे मीरा सिंह की ओर नहीं देख रहा था। वह अपने जूतों की नोक या कोहरे में धुंधले पहाड़ों को देखते हुए जबरदस्ती अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन उसके जबड़े की फड़कती मांसपेशियों को वह नहीं छिपा सका। जिस औरत से उसने कल रात पूछा था कि तुम कौन से बैच की हो, आज वही उसके ऊपर खड़ी होकर पूरी यूनिट के सामने सलामी ले रही थी। इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं हो सकता था। मीरा सिंह का भाषण छोटा और संक्षिप्त था। उसमें कोई अनावश्यक अलंकार या घिसे पिटे वादे नहीं थे। मैं आज यहां आपकी जान की रक्षा करने के लिए खड़ी हूं। सेना की ताकत अजेय जैसे नारों से नहीं आती। असली ताकत दुश्मन को हराकर जिंदा रहने में है। मैं आपको सबसे मजबूत सैनिक बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आप जिंदा रहें। जैसे ही आखिरी वाक्य परेड ग्राउंड में गूंजा, सैनिकों के बीच एक हल्की सी हलचल हुई। यह उन सभी बातों से बिल्कुल अलग था जो उन्होंने अब तक सुनी थीं। मरने का संकल्प, जान कुर्बान करने का बलिदान, जिंदा रखूंगी। इस जगह पर जहां मरना एक गुण माना जाता था, कमांडर का पहला शब्द जीवन था, जो एक ताजा झटके जैसा था। उनके दिलों में जैसे एक छोटी सी चिंगारी जल उठी थी। समारोह के बाद जब मीरा सिंह मंच से उतरकर अधिकारियों से हाथ मिलाने लगीं, तो आखिरकार वह विक्रम के सामने आ खड़ी हुईं। विक्रम ने बेमन से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीरा सिंह ने उसका हाथ पकड़ने के बजाय उसकी आंखों में सीधे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, कल बैठक में पूछे गए सवाल का जवाब देती हूं। मैं बैच के दम पर यहां तक नहीं पहुंची हूं, मैं अपनी काबिलियत से पहुंची हूं। आगे से मेरे सामने बैच की बात नहीं होनी चाहिए। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ विक्रम ही सुन सकता था, लेकिन उसमें छिपी चेतावनी बिजली की तरह तेज थी। विक्रम कोई जवाब नहीं दे सका। उसका हाथ, जिसे मीरा सिंह ने नहीं पकड़ा था, हवा में असहाय रूप से कांप रहा था। मीरा सिंह उसे छोड़कर अगले अधिकारी की ओर बढ़ गई। विक्रम वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसे लगा जैसे पूरी यूनिट, नहीं, पूरी सेना उस पर हंस रही होगी। एक औरत के हाथों पूरी तरह से कुचले जाने के विचार से उसका खून खौल उठा। उसके मन में गुस्सा नफरत में, और नफरत एक विनाशकारी संकल्प में बदल रही थी। उसे नीचे गिराना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस औरत को अपने ऊपर राज करते हुए नहीं देख सकता। उसकी आंखों में एक जहरीले सांप जैसी चमक थी। यूनिट में जो झटका लगा था, वह अब एक बड़े तूफान का संकेत बन गया था, जो विक्रम राठौर नामक तूफान के केंद्र में तेजी से घूम रहा था। मेजर जनरल मीरा सिंह का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वह अपने आवास पर आराम से रिपोर्ट लेने के बजाय हर दिन खुद यूनिट के कोने कोने का दौरा करती थीं। उनके बूट मुख्यालय के चमकते गलियारों के बजाय सैनिकों के पसीने और तेल की गंध वाले मरम्मत डिपो, पुराने बैरकों और धूल भरे प्रशिक्षण मैदानों पर पहले पड़ते थे। उनकी नजरों में यूनिट की असलियत भयावह थी। तोपों पर हल्की जंग लगी थी और बख्तरबंद गाड़ियों के टायर घिसने की सीमा को पार कर रहे थे। सप्लाई डिपो में नए जूतों के बजाय दशकों पुराने जूते धूल फांक रहे थे। कागजों पर सब कुछ पूरी तरह से आपूर्ति और प्रबंधित दिख रहा था, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। सबसे गंभीर समस्या प्रशिक्षण थी। एक सुबह वह बिना किसी सूचना के फायरिंग रेंज पर पहुंच गईं। सैनिक बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के, पुरानी और मुड़ी हुई कुछ लोहे की चादरों की आड़ में खतरनाक तरीके से फायरिंग कर रहे थे। यह गोलियों की खपत का कोटा पूरा करने के लिए एक खतरनाक प्रशिक्षण था, जिसमें वास्तविकता और सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। जब एक सैनिक को बंदूक खराब होने के कारण परेशानी हुई, तो प्रशिक्षक, जो एक हवलदार था, दौड़कर आया और गालियां देते हुए उसके हेलमेट पर सिर पर मारा। ध्यान कहाँ है तेरा, हरामखोर? जंग में किया गोली रास्ता पूछेगी?
उसी पल एक गूंजती हुई आवाज ने फायरिंग रेंज को चीर दिया। ट्रेनिंग रोको। यह मीरा सिंह थीं। वह तब तक कंट्रोल टावर पर चढ़ चुकी थीं। सभी सैनिकों और प्रशिक्षकों की निगाहें उनकी ओर उठ गईं। कर्नल विक्रम राठौर भी दौड़कर उनके पास आ खड़ा हुआ। मैडम, यह सेना का पारंपरिक प्रशिक्षण का तरीका है। युद्ध जैसी ट्रेनिंग ही मजबूत सैनिक बनाती है। चुप रहो। मीरा सिंह ने विक्रम की बात को ठंडेपन से काट दिया। उनकी नजर उस प्रशिक्षक पर थी जो ट्रेनिंग करवा रहा था। उस सैनिक को दी गई बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है कि वह मुड़ी हुई लोहे की चादर गोलियों को रोक पाएगी? बंदूक की खराबी का कारण पता किया? क्या पुर्जे पुराने हैं या मरम्मत में लापरवाही हुई है? जवाब दो। उनके तीखे सवालों से प्रशिक्षक का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कुछ नहीं बोल सका। विक्रम ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मीरा सिंह ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। वह टावर से नीचे उतरी और डरे हुए सैनिक के पास गईं। उन्होंने उसकी पुरानी राइफल को अपने हाथ में लिया और एक माहिर मैकेनिक की तरह पलक झपकते ही उसे खोलकर और जोड़कर समस्या का पता लगा लिया। फायरिंग पिन बुरी तरह घिस चुकी थी। यह कभी भी मिसफायर कर सकती थी। उन्होंने राइफल सैनिक को वापस दी और वहां जमा सभी सैनिकों से कहा, मैं तुमसे मरने का संकल्प लेने के लिए नहीं कहूंगी। इसके बजाय मैं तुम्हें जिंदा रहकर जीतना सिखाऊंगी। ताकत पुराने उपकरणों और अंधी बहादुरी से नहीं आती। यह अपनी जान बचाने की क्षमता और अपने साथी की जान बचाने के भरोसे से शुरू होती है। उनकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन उसमें सैनिकों के लिए सच्ची चिंता थी। आज से बिना सुरक्षा सुनिश्चित किए सभी प्रशिक्षण पूरी तरह से रोक दिए जाएंगे। सभी उपकरणों और आपूर्तियों की पूरी जांच की जाएगी और खराब चीजों को तुरंत बदला या ठीक किया जाएगा। तुम्हारी जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, बस। यह कहकर वह मुड़ गईं। सैनिक वहीं जमे हुए खड़े थे। वे अब तक सिर्फ जो कहा जाए वो करो जैसे आदेशों के आदी थे। घायल होना या मरना व्यक्तिगत दुर्भाग्य या कमजोरी माना जाता था, लेकिन अब एक डिवीजन कमांडर, वह भी एक जनरल, कह रही थीं कि उनकी जान सबसे पहली प्राथमिकता है। उनके दिलों में कुछ गर्म सा महसूस होने लगा। यह सम्मान था और भरोसा था। उसी पल मीरा सिंह का नाम उनके असली कमांडर के रूप में अंकित हो गया। दूसरी ओर विक्रम राठौर का चेहरा राख जैसा हो गया था। मीरा सिंह का हर कदम उसके अधिकार और यूनिट पर उसकी पकड़ के लिए एक सीधी चुनौती थी। पुराने उपकरण और खतरनाक प्रशिक्षण, यह सब उसकी नजरअंदाजी या मौन सहमति के तहत हो रहा था। लेकिन बड़ी समस्या कुछ और थी। उन्होंने आपूर्ति की पूरी जांच का आदेश दिया था। यह उसके द्वारा सालों से बनाए गए गुप्त सैन्य सामान आपूर्ति नेटवर्क को छूने जैसा था, जो एक अक्षम्य अतिक्रमण था। अपने विशेषाधिकार खोने का खतरा और उससे भी गहरे छिपे घिनौने राज्य के उजागर होने का डर उसके पूरे शरीर में फैल गया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे मीरा सिंह को हटाने के लिए एक ठोस योजना बनानी शुरू करनी थी। उस रात यूनिट के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम में अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ साए इकट्ठे हुए। गोदाम में एक धुंधले बल्ब की रोशनी में जंग लगे उपकरण और अज्ञात बक्से बेतरतीब ढंग से पड़े थे। यह कर्नल विक्रम राठौर का अपने वफादारों से मिलने का गुप्त स्थान था। विक्रम एक लकड़ी के बक्से पर बैठकर एक कड़वी फौजी सिगरेट पी रहा था। उसके सामने सप्लाई ऑफिसर मेजर संजय शर्मा और कुछ हवलदार बेचैन चेहरों के साथ खड़े थे। संजय शर्मा का चेहरा पीला था और वह लगातार अपने होंठ चबा रहा था। वह विक्रम का पुराना वफादार था, लेकिन उसके मन के एक कोने में हमेशा अपराध बोध और बेचैनी रहती थी। लानत है, वह औरत इस खेल को खत्म करने पर तुल्ली है। विक्रम ने सिगरेट को जमीन पर फेंककर अपने बूट से कुचलते हुए गाली दी। उसकी आवाज में नग्न हत्या की भावना थी। सप्लाई की पूरी जांच, यह तो हमारी गर्दन पर छुरी रखने जैसा है। मेजर संजय शर्मा ने कांपती आवाज में कहा, सर, मेजर जनरल सिंह कोई मामूली अफसर नहीं है। आज मैंने उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पर खुद राइफल खोलते हुए देखा। उन्होंने उपकरण की समस्या को सटीक रूप से पकड़ लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब पकड़े जाएंगे। तो अब तुम अपना हाथ खींचना चाहते हो? विक्रम की आंखें ठंडी हो गईं। वह अपनी जगह से उठा और संजय के पास जाकर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। भूल गए मेजर, तुम मेरे साथ इसी नाव में हो। अगर यहां से उतरे तो अकेले नहीं मरोगे। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे प्यारे बच्चों का भी कुछ नहीं बचेगा। यह एक धमकी थी। संजय की आंखों में डर समा गया। वह अच्छी तरह जानता था कि विक्रम खोखली धमकियां नहीं देता। विक्रम ने संजय को जोर से धक्का दिया और गोदाम में टहलते हुए बोला,
संकट ही अवसर होता है। अगर वह औरत माहौल बिगाड़ती है तो हम और बड़ा फायदा उठा सकते हैं। वैसे भी पुराने उपकरण बदलने ही होंगे, वहां पुराने पाता वहां पूरा पड़िकारी में ही, है ना? उस बदलने की प्रक्रिया में हम बीच में थोड़ा मजा ले सकते हैं। नए उपकरण गायब कर दो और फेंके जाने वाले पुराने उपकरणों को कागज पर नया दिखा दो। बजट भी मिलेगा और माल भी। उसकी योजना दुस्साहसी और बेशर्म थी। यह देश के बजट और सैनिकों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर अपनी जेबें भरने का एक विशिष्ट सैन्य भ्रष्टाचार का बड़ा रूप था। लेकिन यह कैसे संभव होगा? कमांडर की तो हर चीज पर नजर है, एक हवलदार ने सावधानी से पूछा। विक्रम कपटपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। बेवकूफ, तभी तो तुम इस हाल में हो। कमांडर चाहे जितनी भी तेज हो, आखिर में उसे कागजों और रिपोर्टों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। संजय कागजों को पूरी तरह से तैयार करेगा, वीसी उससी, और तुम लोग फील्ड में माल को चुपके से बदल दोगे। और अगर हम उसका ध्यान भटकाने के लिए कोई शोर शराबे वाला और सिरदर्द वाला कांड खड़ा कर दें तो सोने पर सुहागा होगा। उसकी बात सुनकर संजय का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसे कुछ साल पहले की एक भयानक याद आ गई। विक्रम के अनुचित प्रशिक्षण के कारण अपनी जान गंवाने वाला सिपाही रवि कुमार। उस समय भी विक्रम ने मामले की असलियत को चालाकी से तोड़ मरोड़ कर सारी जिम्मेदारी अपने मातहत पर डाल दी थी और संकट से बच निकला था। तभी से संजय विक्रम की कठपुतली बन गया था और उसके अपराधों में गहराई से शामिल हो गया था। विक्रम ने जैसे संजय के मन की बात पढ़ ली हो, उसने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, रवि कुमार के समय भी हमने अच्छा काम किया था, है ना? बस वैसा ही करना है। अगर यह काम ठीक से हो गया तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत चुकाने जितना पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। चिंता मत करो और होश में रहो मेजर। जिंदगी की कीमत शब्द संजय के सीने में एक खंजर की तरह चुभ गया। रवि कुमार की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह विक्रम के लालच और अहंकार का परिणाम एक स्पष्ट हत्या थी और वह उस हत्या का सह अपराधी था। अंधेरे में संजय ने महसूस किया कि वह एक बार फिर एक अथाह दलदल में गहराई से डूब रहा है। अपराध बोध और डर उसकी आत्मा को खाने लगे थे। मेजर जनरल मीरा सिंह अपने कार्यालय में बैठी फाइलों के ढेर की जांच कर रही थी। यूनिट की सभी आपूर्तियों की सूची, आने का रिकॉर्ड, रखरखाव का इतिहास। उन्हें एहसास हो गया था कि कागजों के आंकड़ों और हकीकत के बीच बहुत बड़ा अंतर है। कागजों पर सब कुछ उत्तम था। नवीनतम लड़ाकू उपकरण नियमित रूप से आपूर्ति किए जा रहे थे और पुराने उपकरणों को प्रक्रिया के अनुसार ठीक से नष्ट किया जा रहा था। लेकिन जो हकीकत उन्होंने खुद देखी थी वह बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह कोई साधारण प्रशासनिक त्रुटि या कुछ लोगों की लापरवाही नहीं थी। यह यूनिट के भीतर गहराई से जड़ें जमा चुके एक संगठित भ्रष्टाचार का सबूत था और उन्हें पूरा यकीन था कि इसके केंद्र में कर्नल विक्रम राठौर है। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर उसे नहीं गिराया जा सकता था। सांप का सिर काटने के लिए, यह साबित करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत थी कि वह जहर उगल रहा है। मीरा सिंह ने गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बैचमेट, जो अब सैन्य पुलिस मिलिट्री पुलिस में सबसे काबिल जांच अधिकारी के रूप में जाना जाता था, से अनौपचारिक रूप से संपर्क किया और उन्होंने निगरानी विभाग विजिलेंस डिपार्टमेंट के भीतर से भी सबसे ईमानदार और भरोसेमंद कुछ लोगों को गुप्त रूप से बुलाया। यह कोई आधिकारिक जांच नहीं है, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में की जा रही एक अनौपचारिक आंतरिक जांच है। अंधेरी रात में डिवीजन कमांडर के आवास पर हुई एक गुप्त बैठक में मीरा सिंह ने कहा। उनके सामने सैन्य पुलिस के जांचकर्ता और निगरानी विभाग के अधिकारी तनावपूर्ण चेहरों के साथ बैठे थे। हमारा निशाना कर्नल विक्रम राठौर के नेतृत्व वाला सैन्य आपूर्ति नेटवर्क है, लेकिन हमें इसे जल्दबाजी में नहीं छूना है। विक्रम ने इस यूनिट में दशकों से अपना साम्राज्य बनाया है। यूनिट के कोने कोने में उसकी आंखें और कान होंगे। अगर हमारी गतिविधि जरा भी लीक हुई तो सारे सबूत गायब हो जाएंगे और हम पर उल्टा हमला होगा। उन्होंने ऑपरेशन की योजना समझानी शुरू की। सैन्य पुलिस को बाहर से यूनिट के साथ अनुबंध करने वाली सैन्य आपूर्तिकर्ता कंपनियों के पैसे के लेन देन की जांच करनी थी। निगरानी विभाग के अधिकारियों को यूनिट के अंदर सैनिकों और जूनियर अधिकारियों से पूछताछ करके भ्रष्टाचार के बारे में अफवाहें और गवाहियां इकट्ठी करनी थीं। सभी रिपोर्ट एन्क्रिप्टेड संचार के माध्यम से केवल मीरा सिंह को सीधे दी जानी थी।
जांच धुंध में चलने की तरह धीमी थी। आपूर्तिकर्ता कंपनियों की खाता बही पूरी तरह से जाली थीं और मनी लॉन्ड्रिंग के निशान खोजना लगभग असंभव था। यूनिट के सैनिक विक्रम राठौर का नाम सुनते ही डर के मारे मुंह बंद कर लेते थे। उन्हें जवाबी कार्रवाई का डर था। उनके लिए ये कंपनियों की वच्छा विक्रम डिवीजन कमांडर से भी ज्यादा डरावना था। कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। जांच टीम बेचैन हो गई, लेकिन मीरा सिंह अडिग रहीं। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वह जानती थीं कि सांप को पकड़ने के लिए उसे खुद बिल से बाहर निकलने के लिए मजबूर करना होगा। उन्होंने आपूर्ति की पूरी जांच को और भी सख्ती से आगे बढ़ाया। हर सुबह वह खुद गोदामों में जाकर स्टॉक की जांच करती और एक एक उपकरण के सीरियल नंबर का मिलान करती। जैसे जैसे उनका दबाव बढ़ता गया, भ्रष्टाचार नेटवर्क में शामिल लोग गलतियां करने लगे। कागजों में हेरफेर करने और सामान गायब करने की प्रक्रिया में छोटी छोटी दरारें आने लगीं। फिर एक दिन निगरानी विभाग के एक अधिकारी से एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए एक क्लर्क ने शराब के नशे में कहा था कि उसने मेजर संजय शर्मा को कई बार रात में अकेले सप्लाई गोदाम में कुछ जलाते हुए देखा है। मेजर संजय शर्मा सप्लाई ऑफिसर और विक्रम राठौर का दाहिना हाथ। मीरा सिंह की आंखें तेज हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वही इस विशाल भ्रष्टाचार नेटवर्क की सबसे कमजोर कड़ी है। अब सारी जांच शक्ति मेजर संजय शर्मा पर केंद्रित करने का समय आ गया था। उसे तोड़कर वे विक्रम राठौर की गर्दन तक पहुंच सकती थी। जांच की दिशा आखिरकार एक उम्मीद की किरण की ओर बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे मीरा सिंह का दबाव बढ़ता गया, विक्रम राठौर को खतरा महसूस होने लगा। उसने फैसला किया कि वह अब और बचाव की मुद्रा में नहीं रह सकता। उसने उस तरीके को अपनाने का फैसला किया जिसे वह जीवन भर अपना आदर्श मानता आया था। सबसे अच्छा बचाव हमला है। मीरा सिंह को अस्थिर करना था। उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने थे और उन्हें यूनिट के भीतर अलग थलग करना था। विक्रम का पलटवार चालाकीपूर्ण और गुप्त रूप से शुरू हुआ। उसने अपने वफादारों के माध्यम से यूनिट में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। नई कमांडर को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, वह सिर्फ कागजी काम करती आई हैं, इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग रोक दी है। एक औरत होने के नाते वह कठोरता नहीं देख सकती। वह अंततः सेना को कमजोर कर देंगी। सेना की विशेष मर्दाना संस्कृति में ऐसी अफवाहें तेजी से और प्रभावी ढंग से फैल गईं। कुछ अधिकारियों और सैनिकों ने मीरा सिंह के सुधारों पर संदेह करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ अफवाहें काफी नहीं थीं। विक्रम ने एक ऐसी घटना की योजना बनाई जो मीरा सिंह के अधिकार पर सीधा प्रहार कर सके। उसने रात के एक युद्धाभ्यास से पहले मरम्मत इकाई में अपने एक वफादार को गुप्त निर्देश दिए। अभ्यास में इस्तेमाल होने वाली कुछ बख्तरबंद गाड़ियों के स्टीयरिंग सिस्टम में एक छोटी सी खराबी पैदा करने का निर्देश था। यह इतनी बड़ी खराबी नहीं थी कि किसी की जान जाए, लेकिन इतनी काफी थी कि अभ्यास के दौरान गाड़ी खराब होकर रुक जाए। जैसा कि अपेक्षित था, रात के युद्धाभ्यास के दौरान दो बख्तरबंद गाड़ियां पहाड़ी ढलान पर स्टीयरिंग सिस्टम की खराबी के कारण रुक गईं। अभ्यास तुरंत रोक दिया गया और कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यूनिट का माहौल तनावपूर्ण हो गया। विक्रम ने इस मौके को नहीं गंवाया। उसने डिवीजन कमांडर की अध्यक्षता वाली बैठक में जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की। मैडम, आपके द्वारा उपकरण की पूरी जांच का आदेश दिए जाने के बावजूद ऐसी घटना कैसे हो गई? आप इसका क्या स्पष्टीकरण देंगी? यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपकी कमान संभालने की क्षमता में कमी है। सैनिकों का मनोबल गिर गया है और यूनिट की लड़ाकू क्षमता गंभीर रूप से कम हो गई है। उसकी इस भड़काऊ बात पर कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी उसके साथ हो गए। वे सभी विक्रम के गुट के थे। मीरा सिंह बैठक में बैठीं और चुपचाप उन पर आरोप लगाने वालों को देखती रहीं। उन्हें एहसास हो गया था कि यह घटना कोई संयोग नहीं थी, यह विक्रम की एक सोची समझी साजिश थी। बैठक के बाद मीरा सिंह ने बिना किसी को बताए दुर्घटनाग्रस्त बख्तरबंद गाड़ी की मरम्मत करने वाले मैकेनिक को बुलाया। युवा हवलदार डिवीजन कमांडर के सामने कांप रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मीरा सिंह ने डराने वाले रवैये के बजाय उसे गर्म चाय दी और उसके तनाव को कम किया। डरो मत, मैं तुम्हें सजा देने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं बस सच जानना चाहती हूँ। उन्होंने मरम्मत लॉग और पुर्जों के बदलने का रिकॉर्ड दिखाते हुए शांति से पूछा। इस बख्तरबंद गाड़ी का स्टीयरिंग पुर्जा कुछ दिन पहले ही बदला गया था।
जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। क्या नया पुर्जा इतनी जल्दी खराब हो सकता है? हवलदार काफी देर तक हिचकिचाता रहा। उसकी आंखें बेचैनी से डोल रही थीं। उसके दिमाग में मरम्मत इकाई के वरिष्ठ हवलदार की धमकी गूंज रही थी, अगर फालतू बात की तो जानते हो क्या होगा। लेकिन मीरा सिंह की दृढ़ नजरों और सच्चे व्यवहार के सामने उसकी अंतरात्मा धीरे धीरे जागने लगी। असल में मैडम, हवलदार ने कांपती आवाज में सच बताना शुरू कर दिया। यह एक चौंकाने वाला कबूलनामा था कि वरिष्ठ हवलदार के निर्देश पर उसने नए पुर्जे के बजाय फेंके जाने वाले पुराने पुर्जे लगाए थे। विक्रम की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। मीरा सिंह ने हवलदार के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, हिम्मत दिखाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। उनके मन में एक ठंडा गुस्सा उबल रहा था। सैनिकों की जान को दांव पर लगाकर अपनी सत्ता बनाए रखने की विक्रम की नीचता पर उन्हें घिन आ रही थी। अब और हिचकिचाने का कोई कारण नहीं था। यह सिर्फ एक भ्रष्टाचार की जांच से बढ़कर यूनिट को खा रहे एक कैंसर को जड़ से उखाड़ने का युद्ध था। उन्होंने तुरंत सैन्य, पुलिस और निगरानी विभाग को नए निर्देश दिए। लक्ष्य केवल एक था, विक्रम की गर्दन मरोड़ने के लिए निर्णायक सबूत हासिल करना। मेजर संजय शर्मा को हर रात बुरे सपने आते थे। सपनों में वह एक अंतहीन कीचड़ भरे मैदान में दौड़ रहा होता था। कोई डेजेस्पेरेमेंट उसका नाम पुकार रहा होता था। मुड़कर देखने पर कीचड़ में आधा धंसा एक युवा सैनिक उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा होता था। वह सिपाही रवि कुमार था। उसकी आंखों में मदद की गुहार होती थी। संजय उसकी ओर दौड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसके पैर कीचड़ में फंस जाते और वह हिल नहीं पाता। फिर एक विशाल लहर आती और रवि को निगल जाती। संजय चीखते हुए नींद से जाग जाता। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा होता था। कुछ साल पहले उस दिन भी आज की तरह ही रिमझिम बारिश हो रही थी। उस समय विक्रम बटालियन कमांडर था और संजय उसके अधीन ऑपरेशन ऑफिसर था। विक्रम ने अपनी उपलब्धि के लालच में ऑपरेशन एक परेशान बाद दो खराब मौसम के बावजूद नदी पार करने का एक कठिन प्रशिक्षण अभ्यास करने का आदेश दिया। संजय सहित सभी स्टाफ अधिकारियों ने उसे मना किया, लेकिन वह अड़ा रहा। क्या कभी सुना है कि एक फौजी मौसम की परवाह करता है? अगर इतनी सी लहरों से डर गए तो जंग कैसे लड़ोगे? आखिरकार अभ्यास शुरू हुआ और जैसा कि डर था, एक दुर्घटना हो गई। तेज लहरों में एक नाव पलट गई और सिपाही रवि कुमार लापता हो गया। खोज अभियान के बाद रवि का शव मिला। वह पहले ही मर चुका था। यह स्पष्ट रूप से कमांडर की लापरवाही के कारण हुई एक मानव निर्मित त्रासदी थी। लेकिन विक्रम ने जरा भी परवाह नहीं की। उसने संजय को अलग से बुलाकर मामले को दबाने का निर्देश दिया। कागजात में यह दिखाने के लिए कहा गया कि रवि डिप्रेशन से पीड़ित था और उसने व्यक्तिगत समस्याओं के कारण आत्महत्या कर ली है। उसने संजय को पदोन्नति का वादा करके बहलाया और अगर बात नहीं मानी तो उसकी सैन्य सेवा समाप्त करने की धमकी दी। अंत में संजय ने अपनी जमीर बेच दी। उसे रवि के माता पिता से यह झूठ बोलना पड़ा कि उनके बेटे ने यूनिट के माहौल में ढल न पाने के कारण यह कदम उठाया। अपने बेटे की मौत पर रोते बिलखते माता पिता को देखकर वह नजरें नहीं उठा सका। उस दिन के बाद से अपराध बोध उसकी आत्मा पर एक गहरे दाग की तरह बस गया था। जैसे जैसे मेजर जनरल मीरा सिंह की जांच का शिकंजा कसता गया, संजय की बेचैनी चरम पर पहुंच गई। वह हर रात विक्रम के निर्देश पर सप्लाई गोदाम में भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज जलाता था। जलती हुई लपटों को देखकर वह प्रार्थना करता कि उसके पाप भी साथ में जल जाएं, लेकिन इसके बजाय रवि कुमार का चेहरा और भी स्पष्ट रूप से उभर आता। फिर एक दिन निगरानी विभाग के अधिकारी उससे मिलने आए। यह कोई आधिकारिक पूछताछ नहीं थी, लेकिन उनके सवाल तेजी से उसकी कमजोरियों को कुरेद रहे थे। मेजर शर्मा, हम कुछ साल पहले सिपाही रवि कुमार की मौत के मामले में कुछ पूछना चाहते हैं। उस समय आप ऑपरेशन ऑफिसर थे। आपको अभ्यास की स्थिति के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होगी। संजय ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी कांपती उंगलियों को नहीं छिपा सका। उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन अधिकारी लगातार सवाल करते रहे। उनके जाने के बाद संजय पर गहरा डर हावी हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। विक्रम निश्चित रूप से सारी जिम्मेदारी उस पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेगा। उस रात संजय ने अकेले शराब पी। नशे में उसकी दबी हुई भावनाएं फट पड़ी।
अन्याय, गुस्सा और रवि कुमार के प्रति अपराध बोध आंसुओं के रूप में बह निकले। वह अब विक्रम जैसे राक्षस का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता था। वह इस नारकीय अपराध बोध के चक्र को तोड़ना चाहता था। वह लड़खड़ाते हुए अपनी मेज की दराज की ओर गया। उसके अंदर एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव थी जिसे वह लंबे समय से संभाल कर रखे हुए था। उसमें कुछ साल पहले रवि कुमार की घटना के समय विक्रम के मामले को दबाने के निर्देश देने वाली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। यह उसका आखिरी बीमा था जिसे उसने भविष्य में विक्रम द्वारा धोखा दिए जाने की स्थिति में गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लिया था। संजय ने यूएसबी को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। जिस पल वह इसे मेजर जनरल मीरा सिंह को देगा, शायद उसे भी अपनी वर्दी उतारनी पड़े, लेकिन इस तरह जीना मरने से भी बदतर था। उसने फैसला किया सब कुछ खत्म करने का। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से ड्यूटी ऑफिसर की आवाज आई, मैं सप्लाई ऑफिसर बोल रहा हूं, क्या मैं अभी तुरंत डिवीजन कमांडर से मिल सकता हूं? उसकी आवाज शराब, आंसू और लंबे समय के दर्द से बुरी तरह कांप रही थी। वह एक फोन कॉल उस विशाल भ्रष्टाचार के किले को ढाने वाला संकेत बनने वाला था। आधी रात को डिवीजन कमांडर के कार्यालय की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। मीरा सिंह मेजर संजय शर्मा का फोन आने के बाद से उसका इंतजार कर रही थीं। उन्हें एहसास हो गया था कि आखिरकार निर्णायक क्षण आ गया है। कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज के साथ संजय लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा शराब, आंसू और गहरी निराशा से भीगा हुआ था। उसने बिना कुछ कहे मीरा सिंह की मेज के पास आकर अपने हाथ में कसकर पकड़ी हुई छोटी सी यूएसबी को रख दिया। फिर जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो, वह वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने में सालों से दबा हुआ अपराध बोध, डर और पछतावा सब कुछ था। मीरा सिंह चुपचाप उसे देखती रही। उन्होंने न तो उसे डांटा और न ही सांत्वना दी। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि वह खुद सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो गया। काफी देर रोने के बाद संजय ने आखिरकार अपना सिर उठाया और लाल सूजी हुई आंखों से मीरा सिंह की ओर देखा। मैं ही कातिल हूं, मैडम। उसकी आवाज फटी हुई थी। उस रात उसने सब कुछ कबूल कर लिया। कर्नल विक्रम राठौर के निर्देश पर सालों से किए गए सैन्य आपूर्ति घोटाले का पूरा सच और कुछ साल पहले सिपाही रवि कुमार को मौत के मुंह में धकेलने वाले प्रशिक्षण की सच्चाई और उसके बाद हुए भयानक पर्दाफाश का खेल, उसका कबूलनामा चौंकाने वाला था। यह एक व्यक्ति के भ्रष्टाचार से बढ़कर यूनिट की नींव को हिला देने वाले एक विशाल अपराध का खुलासा था। मीरा सिंह उसके कबूलनामे को सुनते समय भावहीन रहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी आग जल रही थी। उन्होंने संजय द्वारा दी गई यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगाया। स्पीकर से कुछ साल पहले की आवाज गूंजने लगी, मेजर, ध्यान से सुनो। रवि कुमार ने सिर्फ आत्महत्या की है। ट्रेनिंग के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, समझे? कागजात वैसे ही तैयार करो और परिवार वालों को भी यही बताओ। अगर कोई फालतू बात की तो तुम्हारी नौकरी खत्म हो सकती है। यह एक आदेश है। यह विक्रम की अहंकारी और क्रूर आवाज थी। यह उसके अपराध को साबित करने वाला एक स्पष्ट सबूत था और एक युवा सैनिक की मौत का अपमान करने वाली शैतान की कानाफूसी थी। रिकॉर्डिंग खत्म होने पर डिवीजन कमांडर के कार्यालय में भारी सन्नाटा छा गया। संजय सिर झुकाए सिसकता रहा। मीरा सिंह अपनी कुर्सी से उठी और खिड़की के बाहर के अंधेरे को देखने लगी। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। विक्रम को सजा दिलाने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने फोन उठाया। उन्होंने सैन्य, पुलिस और निगरानी विभाग को और इस मामले की जांच में साथ दे रहे बाहर के एक भरोसेमंद संपर्क को एक साथ फोन किया। ऑपरेशन शुरू करो। लक्ष्य कर्नल विक्रम राठौर है। सारे सबूत मिल चुके हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार करो। उसके सभी साथियों में से एक भी नहीं बचना चाहिए। उनकी आवाज स्टील की तरह ठंडी और दृढ़ थी। सूरज उगने से ठीक पहले, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, उस विशाल किले को ढहाने के लिए आखिरी हमला शुरू हो गया। घने अंधेरे को चीरती हुई सैन्य पुलिस की गाड़ियां बिना सायरन बजाए चुपचाप लेकिन तेजी से कर्नल विक्रम राठौर के आवास की ओर बढ़ने लगी। यूनिट को घेरे हुए लंबी और भयानक रात आखिरकार खत्म हो रही थी। सूरज उगने से ठीक पहले सुबह सुबह यूनिट में हड़कंप मच गया। न कोई सायरन बजा, न कोई चेतावनी का ऐलान हुआ। ऑपरेशन घने अंधेरे में चुपचाप और तेजी से अंजाम दिया गया। जब सैन्य पुलिस की विशेष टीम ने कर्नल विक्रम राठौर के आवास पर छापा मारा तो वह कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। नींद से जागा
वह हैरान परेशान अपने अंतर्वस्त्रों में ही हथकड़ी पहने हुए था। कल रात तक यूनिट का राजा बना घूमने वाला उसका दबदबा कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसी समय मेजर संजय शर्मा द्वारा बताई गई सूची में शामिल अन्य साथियों के आवासों पर भी सैन्य पुलिस ने धावा बोल दिया। सैन्य सामान चुराने में शामिल सप्लाई हवलदार, उपकरणों की खराबी को नजरअंदाज करने और हेरफेर करने वाले मरम्मत इकाई के हवलदार, वे सभी अपने अपराधों के बोझ तले दबे हुए चुपचाप गिरफ्तार हो गए। दिन चढ़ते ही यह खबर बिजली की तरह पूरी यूनिट में फैल गई कि कर्नल विक्रम राठौर और उसके गिरोह को सैन्य भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और हत्या को छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सैनिकों में सदमे और भ्रम की स्थिति थी। वे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके लिए भगवान की तरह खौफ का प्रतीक कर्नल विक्रम राठौर रातों रात एक अपराधी बन गया था। मेस में, बैरकों में, प्रशिक्षण मैदान की ओर जाते हुए सैनिक झुंड बनाकर कानाफूसी कर रहे थे। कर्नल साहब गिरफ्तार हो गए, असंभव है। कहते हैं कि सिपाही रवि कुमार का मामला कोई हादसा नहीं था। क्या यह सच है? वैसे हाल ही में सप्लाई का सामान कुछ बेहतर नहीं हो गया है। सदमा जल्द ही गुस्से और धोखे की भावना में बदल गया। इस सच्चाई ने कि जब वे पुराने उपकरणों और खतरनाक माहौल में अपनी जान जोखिम में डालकर प्रशिक्षण ले रहे थे, तब उनका कमांडर उनकी पीठ पीछे उनकी जान की कीमत चुराकर अपनी जेबें भर रहा था, सैनिकों को हिलाकर रख दिया। विक्रम के हिंसक शासन के तहत दबी हुई उनकी शिकायतें एक साथ फूट पड़ी। यह केवल गुस्सा नहीं था, बल्कि भ्रष्ट नेतृत्व के प्रति एक मौलिक अविश्वास था। यूनिट का माहौल बेकाबू हो रहा था। मीरा सिंह जानती थीं कि ऐसे समय में कमांडर को ही स्थिति को संभालना होता है। उन्होंने सुबह के नाश्ते के समय सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड पर इकट्ठा किया। मंच पर खड़ी होकर उन्होंने माइक पकड़ा। उनकी नजरें बेचैनी और गुस्से से भरे सैनिकों पर थीं। कल रात इस यूनिट में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। कर्नल विक्रम राठौर और कुछ अधिकारियों को सैन्य कानूनों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो अफवाहें आपने सुनी हैं, वे ज्यादातर सच हैं। उनके शांत स्वीकारोक्ति पर परेड ग्राउंड में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगी कि निराश या गुस्सा मत हो। तुम्हें गुस्सा होना ही चाहिए, लेकिन वह गुस्सा हमारी सेना के सम्मान और अनुशासन को तोड़ने की दिशा में नहीं जाना चाहिए। पेड़ को बचाने के लिए सड़ी हुई टहनी को काटना ही पड़ता है। यह घटना हमारी यूनिट को और भी स्वस्थ और मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। उन्होंने कुछ देर रुककर, जैसे हर सैनिक से नजरें मिला रही हों, परेड ग्राउंड का चक्कर लगाया। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं इस मामले की सच्चाई को बिना किसी संदेह के पूरी तरह से उजागर करूंगी और इसमें शामिल सभी लोगों को, चाहे उनका पद कुछ भी हो, कड़ी सजा दिलवाऊंगी। और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ऐसी घटना दोबारा न हो। इसके लिए मैं सभी सड़ी गली प्रथाओं और अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। विचलित हुए बिना अपने अपने स्थान पर अपने कर्तव्यों का पालन करें। हम सैनिक हैं। उनका भाषण लंबा नहीं था, लेकिन उसमें एक अटूट संकल्प और सैनिकों के प्रति सच्ची भावना थी। बेचैन सैनिकों की आंखों में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। भ्रम के बीच उन्होंने एक बार फिर यह पुष्टि की कि उनका असली नेता कौन है जो उनका मार्गदर्शन करेगा। एक बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद मीरा सिंह टूटी हुई यूनिट का पुनर्निर्माण करने और एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए पहला कदम उठा रही थीं। कुछ दिनों बाद मीरा सिंह अपनी औपचारिक वर्दी पहनकर एक पुरानी कार में बैठी। न कोई सहायक, न कोई ड्राइवर, यह एक अकेली यात्रा थी। वह उस छोटे से ग्रामीण गांव की ओर जा रही थीं, जहां सिपाही रवि कुमार के माता पिता रहते थे। उनके हाथ में एक मोटा फोल्डर था। उसके अंदर सिपाही रवि कुमार की मौत की दोबारा जांच की रिपोर्ट और उसकी शहादत को स्वीकार करने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज था। रवि का घर गांव के किनारे एक पुराना खपरेल का घर था। आंगन में जंगली घास उग आई थी और घर ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय से किसी ने उसकी देखभाल न की हो। जैसे ही मीरा सिंह ने जंग लगे गेट को धकेला, एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने मुश्किल से बरामदे से उठने की कोशिश की। वह सिपाही रवि कुमार के पिता थे। बेटे को खोने के दुख ने उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और उनकी कमर पर एक भारी बोझ डाल दिया था। कौन हो? उनकी आवाज में खनक थी। मीरा सिंह उनके सामने गईं, अपनी टोपी उतारी और गहराई से झुकी। मैं मेजर जनरल मीरा सिंह, मारी 2 डिवीजन कमांडर हूं।
क्या आप सिपाही रवि कुमार के पिता हैं? सेना शब्द सुनते ही बुजुर्ग का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उनकी आंखों में संदेह और नाराजगी का मिला जुला भाव था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कमरे के अंदर से रवि की मां चुपचाप बाहर निकली। वह भी बेटे की मौत के बाद जैसे समय रुक गया हो, खाली आंखों से मीरा सिंह को देख रही थी। किस काम से आई हो यहां? सालों तक शक्ल नहीं दिखाई, अब आकर हमें और क्या बदनाम करना चाहती हो? पिता ने ठंडेपन से कहा। उनके शब्दों में उस सेना के प्रति अविश्वास भरा था जिसने उनके बेटे की मौत को अनुशासनहीनता के कारण हुई आत्महत्या बताकर किसी भी सवाल को उठाने से रोक दिया था। मीरा सिंह सिर झुकाए उनकी उपेक्षा और नाराजगी को स्वीकार करती रहीं। मुझे माफ कर दीजिए। वह घुटनों के बल बैठ गईं। सख्त और ठंडे सीमेंट के फर्श का एहसास उनके घुटनों से होकर गुजरा। मैं बहुत देर से आई, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतने समय तक देश ने और सेना ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने अपने साथ लाई फोल्डर को दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाया। रवि, सिपाही रवि कुमार ने आत्महत्या नहीं की थी। वह उस समय के कमांडर द्वारा जबरदस्ती कराए गए प्रशिक्षण के कारण हुई एक स्पष्ट शहादत थी। लेकिन सेना ने इस सच्चाई को छुपाया और शहीद के सम्मान को कलंकित किया। यह नाकारा कमांडर सेना की ओर से आप दोनों से एक कान को घुटने टेक कर माफी मांगती है। उनकी सच्ची माफी से बुजुर्ग दंपति के चेहरे के भाव बदलने लगे। पिता ने कांपते हाथों से दस्तावेज लिए। शहीद शब्द और उनके बेटे की मौत की सच्चाई बयां करती जांच रिपोर्ट पढ़ते हुए उनकी आंखों से रोके हुए आंसू मोटी बूंदों में टपकने लगे। मेरा बेटा, हमारा रवि ऐसा नहीं था, उसे अन्याय से मारा गया था। मां वहीं जमीन पर बैठकर अपने बेटे का नाम पुकारते हुए बिलखने लगीं। सालों से उनके दिल में जमा हुआ दर्द, दुख और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। मीरा सिंह चुपचाप उनके पास बैठकर उनके साथ आंसू बहाती रहीं। वह जानती थीं कि कोई भी शब्द बेटे को खोने वाले माता पिता के दुख को शांत नहीं कर सकता, इसलिए वह बस उनके दर्द को साझा करना चाहती थीं। काफी समय बीतने के बाद जब बुजुर्ग दंपत्ति का रोना कुछ कम हुआ तो पिता ने कांपती आवाज में कहा, देर से ही सही। हमारे बेटे की अन्यायपूर्ण मौत की सच्चाई सामने लाने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहिबा। मीरा सिंह ने सिर हिलाया। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। अब से देश और सेना सिपाही रवि कुमार के सम्मान को बहाल करेंगे और उन्हें उचित सम्मान देंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। उन्होंने बुजुर्ग दंपति को एक बार फिर गहराई से सिर झुकाया और चुपचाप घर से निकल गईं। पुराना गेट बंद करके मुड़ते समय उनके कंधे भारी थे, लेकिन उनके कदम स्ट्रेंजली हल्के थे। यह अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। एक युवा सैनिक की अन्यायपूर्ण मौत के सामने उन्होंने न्याय स्थापित करने और सच्चा सम्मान वापस पाने के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू करने का दृढ़ संकल्प लिया। मीरा सिंह द्वारा जलाई गई चिंगारी सेना के भीतर से निकलकर पूरे भारत को हिला देने वाले एक बड़े तूफान में बदल गई। भारतीय सेना की पहली महिला डिवीजन कमांडर द्वारा पदभार संभालने के तुरंत बाद यूनिट के एक बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क और एक मौत के मामले को छिपाने के रहस्य का पर्दाफाश करने की खबर एक मीडिया हाउस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के माध्यम से दुनिया के सामने आई। खबर के फैलते ही मीडिया में हलचल मच गई। हर न्यूज चैनल की प्राइम टाइम न्यूज में यह मामला शीर्ष पर था और अखबारों ने लगातार सनसनीखेज सुर्खियों के साथ पहले पन्ने पर इसे छापा। फौलादी सेना के भीतर दरार, महिला जनरल ने सैन्य सुधार की तलवार उठाई, मृत बेटे को 5 साल बाद मिला न्याय। जनता में भारी आक्रोश था, विशेष रूप से जब यह पता चला कि सिपाही रवि कुमार की मौत, जिसे आत्महत्या बताया गया था, कमांडर के अनुचित प्रशिक्षण और एक संगठित पर्दाफाश के कारण हुई थी, तो लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट का सर्वर आलोचनात्मक पोस्टों से ठप हो गया और प्रधानमंत्री कार्यालय की याचिका वेबसाइट पर संबंधित सभी लोगों को कड़ी सजा देने और सैन्य न्याय प्रणाली में पूरी तरह से सुधार करने की मांग वाली याचिका को लाखों लोगों का समर्थन मिला। मामले का असर राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंचा। विपक्ष ने तुरंत रक्षा समिति की बैठक बुलाने की मांग की और इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध बताते हुए संसदीय जांच की मांग की। सत्ता पक्ष ने भी जनता के गुस्से को देखते हुए पूरी जांच और दोषियों को सजा का वादा किया और रक्षा मंत्रालय की कड़ी आलोचना की। देखते ही देखते सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय भारत में सबसे चर्चित विषय बन गए।
सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री को लगातार कैमरों की चकाचौंध में सिर झुकाना पड़ा। उन्होंने कड़ी कार्रवाई का वादा करते हुए माफी मांगी, लेकिन जनता का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। यह अविश्वास था कि यह मामला भी कुछ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके रफा दफा कर दिया जाएगा। इस सारे विवाद के केंद्र में मेजर जनरल मीरा सिंह थीं। वह रातों रात सैन्य सुधार की प्रतीक और एक विशाल संगठन के खिलाफ खड़ी होने वाली नायिका बन गईं। मीडिया ने उनके अतीत और नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया और उनका हर एक शब्द एक सामाजिक मुद्दा बन गया। लेकिन मीरा सिंह इन बाहरी शोर शराबे से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने मीडिया के साक्षात्कार के सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया और अपनी जगह पर चुपचाप अपना कर्तव्य निभाती रहीं। उनके लिए बाहरी मूल्यांकन या लोकप्रियता महत्वपूर्ण किया गया नहीं थी। टूटे हुए यूनिट के अनुशासन को बहाल करना और सैनिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, यही उनका लक्ष्य था। हालांकि सेना के भीतर उन्हें देखने का नजरिया जटिल था। सुधारों का समर्थन करने वाले युवा अधिकारियों ने उनकी हिम्मत की सराहना की, लेकिन दशकों से सेना में विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे पुराने गार्ड के लिए वह सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली और संगठन की एकता को तोड़ने वाली एक गद्दार थी। रक्षा मंत्रालय की ऊंची इमारत के अंदर एक गुप्त बैठक में यह बहस चल रही थी कि उनके साथ क्या किया जाए। क्या उन्हें सैन्य सुधार का प्रतीक बने रहने दिया जाए या कोई उचित बहाना बनाकर चुपचाप उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। एक बड़े तूफान के बीच मीरा सिंह को अब विक्रम राठौर नामक एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि सेना नामक एक विशाल गोलियत से लड़ना था। एक और युद्ध की तैयारी करनी थी। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जनता के गुस्से और राजनीतिक दबाव का सामना करते हुए रक्षा मंत्रालय और सेना का नेतृत्व गहरे संकट में था। उनका सबसे पहला काम किसी भी तरह इस घोटाले को जल्द से जल्द शांत करना और जिम्मेदारी को ऊपर तक पहुंचने से रोकना था। उनके लिए मीरा सिंह अब सुधार की नायिका नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी सिरदर्द बन चुकी थीं जिसने मामले को नियंत्रण से बाहर कर दिया था। एक दोपहर मीरा सिंह को सेना प्रमुख का बुलावा आया और वह दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। सेना प्रमुख के कार्यालय का माहौल बर्फीला था। सिर्फ सेना प्रमुख ही नहीं, बल्कि कुछ अनजान वरिष्ठ जनरल भी वहां मौजूद थे, जो शायद सेना मुख्यालय या रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी लग रहे थे। यह एक साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि संगठित दबाव के लिए एक सुनवाई जैसी थी। सेना प्रमुख ने भारी मन से बात शुरू की। जनरल सिंह, क्या इस मामले को इसी तरह से संभालना जरूरी था? यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे आंतरिक रूप से चुपचाप हल किया जा सकता था। इसे मीडिया में उछालकर पूरी सेना के सम्मान को इस तरह मिट्टी में मिलाने की क्या जरूरत थी? उनकी आवाज में फटकार और नाराजगी थी। मीरा सिंह ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, सर, एक सैनिक की अन्यायपूर्ण मौत हुई और सच्चाई को सालों तक छुपाया गया। सैन्य आपूर्ति घोटाले के कारण हमारे सैनिकों की जान को खतरा था। यह कैसे एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसे चुपचाप हल किया जा सके? यह एक सड़े हुए घाव का ऑपरेशन है जिसे पट्टी लगाकर ढका नहीं जा सकता। उनके साहसी जवाब पर एक कोने में बैठे एक 4 सितारा जनरल ने नाराजगी से खखारते हुए कहा, जनरल सिंह, आप बहुत आदर्शवादी हो रही हैं। सेना एक वास्तविकता है। संगठन की स्थिरता को खतरे में डालकर न्याय की मांग करना हठ और अहंकार हो सकता है। क्या आपने सोचा है कि इस घटना के कारण कितने वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी वर्दी उतारनी पड़ेगी और सेना को कितना बड़ा नुकसान होगा? यह एक प्रलोभन और धमकी थी। वे मीरा सिंह पर संगठन के नियमों को थोप रहे थे। उन्होंने उन्हें एक समझौता प्रस्ताव दिया। मामले को विक्रम राठौर और उसके कुछ साथियों तक सीमित रखकर जांच को और आगे न बढ़ाया जाए। इसके बदले में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें एक असाधारण पदोन्नति या विदेश में सैन्य अताशे जैसे सम्मानजनक पद का वादा किया गया। इसके विपरीत अगर वह बात नहीं मानती हैं और मनमाने ढंग से काम करती हैं, तो कमान क्षमता में कमी जैसे कारणों से उन्हें पद से हटाने या किसी महत्वहीन पद पर भेजने का भी एक अनकहा दबाव था। मीरा सिंह ने एक एक करके उनके चेहरों को देखा। उनकी आंखों में एक सैनिक के रूप में सम्मान या न्याय की भावना नहीं थी, केवल अपने आराम और विशेषाधिकारों को बचाने की चालाक नौकरशाहों की छवि दिख रही थी। वह चुपचाप अपनी जगह से उठी। मैं यहां आप जनरलों के साथ कोई सौदा करने नहीं आई हूं।
मैं अपना कर्तव्य पूरा करने और उसके परिणाम की रिपोर्ट देने आई हूं। मेरा कर्तव्य अपने जवानों की जान बचाना और एक ऐसी यूनिट बनाना है जो लड़कर जीत सके। सड़ी हुई जड़ों को काटे बिना कोई भी कर्तव्य पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने झुकने के बजाय सीधे खड़े होकर उन्हें देखा। अगर आप मुझे इस पद से हटाते हैं तो मैं अपनी वर्दी उतारकर यह लड़ाई बाहर से जारी रखूंगी। मुझे विश्वास है कि सच्चाई जानने वाली जनता मेरे साथ लड़ेगी। यह कहकर वह बिना सलामी दिए मुड़ी और सेना प्रमुख के कार्यालय से बाहर निकल गईं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज हल्की सी सुनाई दी। मीरा सिंह को जरा भी डर नहीं लगा। उन्होंने पहले ही सब कुछ दांव पर लगा दिया था। विक्रम राठौर नामक राक्षस के साथ लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि भ्रष्टाचार और नौकरशाही नामक एक अदृश्य और भी बड़े राक्षस के साथ लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह एक सैनिक के रूप में उनके सम्मान और विश्वासों की आखिरी लड़ाई होगी। उनके कदम पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और संकल्प से भरे हुए थे। कर्नल विक्रम राठौर और उसके साथियों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चला, जिस पर सेना के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत ध्यान दिया गया। सैन्य अदालत का छोटा सा कमरा मामले की गंभीरता को दर्शाते हुए पत्रकारों, सैन्य अधिकारियों और दर्शकों से खचाखच भरा था। आरोपी के कटघरे में खड़ा विक्रम जरा भी सहमा हुआ नहीं था। वह अभी भी अकड़कर सिर उठाए हुए था और दावा कर रहा था कि वह सेना के भीतर गुटबाजी का शिकार हुआ है और उसने सभी आरोपों से इनकार किया। उसके वकील ने तर्क दिया कि मेजर संजय शर्मा का कबूलनामा मेजर जनरल मीरा सिंह के दबाव और प्रलोभन के कारण था और इसीलिए यह सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। मुकदमे की शुरुआत से ही सच्चाई को लेकर तीखी बहस हुई। मुकदमे का मुख्य आकर्षण वह दिन था जब मेजर संजय शर्मा गवाह के रूप में पेश हुए। कैदियों की वर्दी पहने गवाह के कटघरे में खड़े वह पहले से कहीं ज्यादा दुबले पतले लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से शांत और दृढ़ थीं। उन्होंने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए बिना कांपती आवाज के सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार और सिपाही रवि कुमार की मौत की सच्चाई का खुलासा करना शुरू किया। विक्रम के वकील ने उनकी गवाही को कमजोर करने के लिए तीखी जिरह की। क्या यह सच नहीं है कि आपने सैन्य अभियोजकों के साथ सहयोग करने के बदले में सजा में कमी का वादा लिया है? क्या आप अपनी सजा कम करने के लिए कर्नल विक्रम राठौर पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाल रहे हैं? संजय ने वकील को कुछ देर देखा, फिर सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं कोई सजा में कमी नहीं चाहता। मैं अपने किए गए पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं आज यहां सिर्फ एक कारण से खड़ा हूं। मैं अब और सिपाही रवि कुमार और उसके माता पिता का गुनहगार बनकर नहीं रहना चाहता। उन्होंने कुछ देर रुककर दर्शकों में एक कोने में चुपचाप बैठे रवि कुमार के माता पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्म आंसू भर आए। मैं ही कातिल हूं। अगर मैंने उस समय थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती तो रवि आज जिंदा होता। अंकल, आंटी, मुझे सच में बहुत अफसोस है। वह गवाह के कटघरे से उठे और रवि के माता पिता की ओर गहराई से झुके। उनकी सच्ची माफी से अदालत में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दर्शकों में कई जगहों से सिसकियों की आवाज आने लगी। मुकदमे का निर्णायक सबूत संजय द्वारा प्रस्तुत की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। जैसे ही विक्रम की मामले को दबाने का निर्देश देने वाली आवाज पूरी अदालत में गूंजी, आरोपों से इनकार करता उसका चेहरा आखिरकार टूट गया। वह गालियां देते हुए चिल्लाया, लेकिन यह एक हारे हुए की दयनीय चीख थी। कुछ दिनों बाद अदालत ने कर्नल विक्रम राठौर को एक सैनिक के लिए अधिकतम सजा यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सैन्य सामान का गबन, पद का दुरुपयोग, मातहत की मौत की जिम्मेदारी को छिपाना, उसके अपराधों की सूची लंबी और भारी थी। मेजर संजय शर्मा को भी अपराध में शामिल होने के लिए लंबी सजा मिली, लेकिन अदालत ने उनके साहसी कबूलनामे और गहरे पश्चाताप को ध्यान में रखा। फैसला सुनाए जाने के पल विक्रम अदालत की ओर चिल्लाते हुए हंगामा करने लगा और उसे सैन्य पुलिस द्वारा घसीटकर बाहर ले जाया गया। उसके घिनौने साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया था। मुकदमे के बाद सिपाही रवि कुमार के पिता मीरा सिंह के पास आए और उनका हाथ पकड़ लिया। उनके खुरदरे हाथों से कृतज्ञता का भाव स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। जनरल साहिबा, आपकी वजह से हमारा बेटा अब शांति से सो सकेगा। मीरा सिंह ने उनका हाथ पकड़ते हुए चुपचाप सिर हिलाया। कानून का फैसला हो चुका था, लेकिन उनके करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी था।
टूटे हुए भरोसे को फिर से बनाना और एक ऐसी सेना बनाना जहां न्याय जिंदा हो, यही उस अन्याय से मारे गए युवा सैनिक की आत्मा के सामने वह सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दे सकती थी। विक्रम राठौर के युग का अंत होते ही मीरा सिंह ने यूनिट को जड़ से बदलने के लिए एक व्यापक सुधार शुरू किया। उनका सुधार सजा और शुद्धिकरण पर नहीं, बल्कि व्यवस्था को ठीक करने और संस्कृति को बदलने पर केंद्रित था। सबसे पहले उन्होंने सैन्य आपूर्ति प्रणाली पर काम किया। उन्होंने सभी आपूर्ति और खरीद प्रक्रियाओं को कंप्यूटरीकृत कर दिया ताकि कोई भी इसे पारदर्शी रूप से देख सके। विशेष कंपनियों के साथ साठ-गांठ को रोकने के लिए उन्होंने खुली निविदा प्रणाली को मजबूत किया और सैनिकों से बनी एक आपूर्ति संतुष्टि मूल्यांकन समिति बनाई ताकि वे सीधे आपूर्ति की गुणवत्ता का मूल्यांकन और प्रतिक्रिया दे सकें। अब कागजों पर मौजूद भूतिया आपूर्ति या खराब गुणवत्ता वाला सामान सैनिकों को नहीं दिया जाता था। अगला कदम प्रशिक्षण के तरीकों में नवाचार था। उन्होंने सुरक्षा ही लड़ाकू क्षमता है के सिद्धांत के तहत सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नए सिरे से समीक्षा की। पुरानी कुप्रथाओं और दिखावटी प्रशिक्षण को साहसपूर्वक समाप्त कर दिया गया। इसके बजाय वैज्ञानिक डेटा और वास्तविक युद्ध के मामलों पर आधारित एक स्मार्ट ट्रेनिंग सिस्टम शुरू किया गया। वर्चुअल रियलिटी वार का उपयोग करके सिमुलेशन फायरिंग ट्रेनिंग, ड्रोन का उपयोग करके टोही प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम बनाए गए जो सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए युद्ध की समझ को बढ़ाते थे। सबसे बड़ा बदलाव संचार की संस्कृति में था। उन्होंने डिवीजन कमांडर के कार्यालय के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। हर हफ्ते कमांडर के साथ संवाद का समय निर्धारित किया गया ताकि कोई भी, चाहे उसका रैंक कुछ भी हो, आकर अपनी समस्याएं बता सके और सुझाव दे सके। शुरुआत में सैनिक हिचकिचाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह वास्तव में उनकी बातों को सुन रही हैं और समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही हैं, तो वे धीरे धीरे खुलने लगे। एक दिन एक नए सिपाही ने हिम्मत करके उनसे मुलाकात की। उसने कांपती आवाज में बैरक के अंदर वरिष्ठों द्वारा की जा रही बदसलूकी और उत्पीड़न के बारे में बताया। मीरा सिंह ने उसकी पूरी बात सुनी और उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, बताने के लिए धन्यवाद, तुम अकेले नहीं हो। उन्होंने तुरंत निगरानी विभाग को जांच का आदेश दिया और दोषियों को नियमों के अनुसार कड़ी सजा दी गई। साथ ही सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की व्यवस्थित देखभाल के लिए एक पेशेवर परामर्श केंद्र का विस्तार किया गया और एक गुमनाम ऑनलाइन शिकायत प्रणाली स्थापित की गई। चुप रहने से फौजी जीवन आसान हो जाता है कि पुरानी सोच के बजाय अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए कि एक नई सोच पूरी यूनिट में फैलने लगी। बेशक उनके सुधारों का कोई विरोध नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। पुरानी प्रथाओं के आदि कुछ अधिकारी बदलाव से असहज थे और पीठ पीछे शिकायत करते थे, लेकिन अधिकांश सैनिकों और युवा अधिकारियों ने उनके सुधारों का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। वे पुराने उपकरणों के बजाय नवीनतम लड़ाकू उपकरण पाकर गर्व महसूस करते थे और सुरक्षित और तर्कसंगत प्रशिक्षण के माध्यम से सच्चे योद्धा बन रहे थे। यूनिट में स्पष्ट रूप से एक नई ऊर्जा आ गई थी। सैनिकों की आंखों में पहले न देखी गई चमक और आत्मविश्वास था। मीरा सिंह ने परेड ग्राउंड पर प्रशिक्षण में लगे सैनिकों को देखा। उनकी जोरदार जयकार की आवाज उन्हें एक नए सेना के सपने के आशावादी मार्च की तरह लग रही थी। वह अकेली नहीं थी, बदलाव की इच्छा रखने वाले अनगिनत सैनिक उनके साथ थे। मेजर जनरल मीरा सिंह की डिवीजन में शुरू हुई सुधार की हवा पूरी सेना और फिर पूरे देश में फैलने वाली एक विशाल लहर बन गई। विक्रम राठौर मामले के मुकदमे के दौरान सामने आई सेना के भीतर की संरचनात्मक समस्याएं अब और छिपाई नहीं जा सकती थीं और रक्षा मंत्रालय को जनता की मांग पर एक व्यापक सुधार समिति का गठन करना पड़ा। जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रम के मामले में शामिल थे या उसके भ्रष्टाचार को नजरअंदाज किया था, उन सेना मुख्यालय के वरिष्ठ जनरलों को अपनी वर्दी उतारनी पड़ी। सैन्य अभियोजकों की जांच सप्लाई कमांड और रक्षा खरीद एजेंसी तक फैल गई और दशकों से चले आ रहे सैन्य खरीद भ्रष्टाचार के काले नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। सेना की स्थापना के बाद से सबसे बड़ी शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया में मीरा सिंह की उपस्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई। उन्होंने सुधार समिति की एक प्रमुख सदस्य के रूप में भाग लिया और अपने यूनिट में सफल रहे सुधार मॉडल को
पूरी सेना में लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी तर्कसंगत और बेबाक टिप्पणियों ने बैठक में उपस्थित जनरलों को प्रभावित किया और रूढ़िवादी सैन्य संगठन को एक ताजा झटका दिया। बेशक उनके प्रति द्वेष और प्रतिरोध भी उतना ही तीव्र था। अपने विशेषाधिकार खोने वाले पुराने जमाने के जनरलों ने निजी तौर पर उन्हें सेना को नष्ट करने वाली डायन कहा और किसी भी तरह से उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने के अवसर की तलाश में रहते थे। उन्होंने उनके निजी जीवन की जासूसी की या उनके पिछले कमांड रिकॉर्ड को खंगालकर कोई भी छोटा सा दाग खोजने की कोशिश की। लेकिन मीरा सिंह विचलित नहीं हुई, क्योंकि उनका समर्थन करने वाले भी उतने ही ज्यादा थे। उनके साहसी कार्यों से प्रेरित होकर युवा सुधारवादी सोच वाले अधिकारी उनके आसपास एकजुट होने लगे। उन्होंने सेना के भीतर की विभिन्न कुप्रथाओं और भ्रष्टाचारों की गुमनाम रूप से जानकारी देकर उनके सुधार कार्यों में मदद की। सबसे बढ़कर आम सैनिकों और जनता का भारी समर्थन उनका सबसे बड़ा सहारा था। एक दिन सेना प्रमुख ने उन्हें चुपचाप बुलाया। उन्होंने इस संकट के कारण खाली हुए सेना के उप प्रमुख का पद उन्हें प्रस्तावित किया। यह वास्तव में नंबर 2 का पद था और अगला सेना प्रमुख बनने का सबसे संभावित अवसर था। यह उनके योगदान को स्वीकार करने वाला एक असाधारण पदोन्नति प्रस्ताव था, लेकिन साथ ही यह उन्हें फील्ड से हटाकर एक प्रशासनिक भूमिका में बांधने का एक बहुत ही चालाक राजनीतिक हिसाब भी था। मीरा सिंह कुछ देर सोच में डूबी रहीं। वह सत्ता या सम्मान की भूखी नहीं थीं, लेकिन वह जानती थीं कि बड़े सुधारों के लिए बड़ी शक्ति और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूं सर, लेकिन एक शर्त है। आप मेरे द्वारा चलाए जा रहे सैन्य सुधारों के लिए पूर्ण समर्थन और अधिकार का वादा करें, और यह भी कि सिपाही रवि कुमार जैसे निर्दोष पीड़ितों की दोबारा बलि न चढ़े। इसके लिए आप सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार के लिए अंत तक मेरा साथ देंगे। उनकी साहसी मांग पर सेना प्रमुख कुछ देर के लिए चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने सिर हिला दिया। वह समझ गए थे मीरा सिंह नामक यह व्यक्ति अब नियंत्रण या प्रलोभन का विषय नहीं रह गया था। वह खुद युग बदलने वाली एक विशाल धारा बन चुकी थी। उनके द्वारा उठाई गई लहर अब एक ऐसी सुनामी बन चुकी थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था, जो सभी पुरानी और भ्रष्ट चीजों को निगल रही थी। कुछ महीने बाद मीरा सिंह उस डिवीजन में वापस गईं जहां उन्होंने पहली बार पदभार संभाला था। सेना की उप प्रमुख के रूप में यह अधीनस्थ इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए एक आधिकारिक यात्रा थी। उनके जाने के बाद भी उनके द्वारा बोए गए सुधार के बीज नए डिवीजन कमांडर के नेतृत्व में अच्छी तरह से बढ़ रहे थे। परेड ग्राउंड पर कतार में खड़े सैनिकों का अनुशासन पहले से कहीं ज्यादा सख्त था, लेकिन उनके चेहरों पर अतीत के कठोर तनाव के बजाय जीवन और गर्व था। बैरकें साफ सुथरी और आरामदायक हो गई थीं, और मेस में सैनिकों की पसंद के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन परोसे जा रहे थे। वह बिना सूचना के फायरिंग रेंज पर गईं। सभी सैनिक नवीनतम बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने हुए थे और एक व्यवस्थित सुरक्षा नियंत्रण के तहत गंभीरता से प्रशिक्षण ले रहे थे। एक तरफ एक ड्रोन आसमान में उड़कर काल्पनिक दुश्मन के इलाके की टोह ले रहा था, और दूसरी तरफ VR उपकरण पहने सैनिक शहरी युद्ध प्रशिक्षण में लगे हुए थे। वह खतरनाक दृश्य, जहां सैनिक पुरानी लोहे की चादरों के पीछे छिपकर अपनी जान जोखिम में डालकर फायरिंग कर रहे थे, कहीं नहीं था। जब प्रशिक्षण थोड़ी देर के लिए रुका तो एक युवा हवलदार उनके पास आया और सलामी दी। वह वही मैकेनिक था जिसने कुछ महीने पहले रात के युद्धाभ्यास के दौरान उपकरण की खराबी की सच्चाई को साहसपूर्वक कबूल किया था। मैम, उस दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से अब हमें अपनी जान जोखिम में डालकर मरम्मत नहीं करनी पड़ती। अब हम गर्व के साथ काम करते हैं। उसकी उज्जवल मुस्कान और सच्ची कृतज्ञता पर मीरा सिंह ने चुपचाप सिर हिलाते हुए उसके कंधे पर थपकी दी। यही वह मुस्कान थी जिसके लिए उन्होंने यह सारी लड़ाई शुरू की थी। सूरज ढलते हुए परेड ग्राउंड के स्टैंड पर अकेले बैठकर वह लाल हो रहे सूर्यास्त को देख रही थीं। उनका सफर आसान नहीं था। यह अनगिनत प्रतिरोधों, धमकियों और अकेलेपन की लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी पछतावा नहीं किया। पहली महिला डिवीजन कमांडर। मीडिया और दुनिया ने उन्हें यह उपाधि देकर सराहा, लेकिन उन्होंने खुद कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ एक सैनिक थीं और एक कमांडर थीं जिसे अपने जवानों की जान की जिम्मेदारी लेनी थी।
अब उन्हें एक ऊंचे पद पर और भी भारी जिम्मेदारियां निभानी थीं। भविष्य में भी अनगिनत चुनौतियां और प्रतिरोध उनका इंतजार कर रहे थे। सेना जैसे विशाल संगठन को पूरी तरह से बदलना शायद एक व्यक्ति की शक्ति से संभव न हो, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उनके पीछे बदलाव की इच्छा रखने वाले अनगिनत सैनिक और साथी खड़े थे। उनके द्वारा उठाई गई छोटी सी लहर अब एक विशाल धारा बन चुकी थी, जो सबसे निचले और अंधेरे कोनों तक पहुंचकर सभी पुरानी चीजों को धो रही थी और आशा के नए अंकुर उगा रही थी। मीरा सिंह चुपचाप अपनी जगह से उठी। उनकी नजरें परेड ग्राउंड के पार पश्चिम में डूबते सूरज और समुद्र की ओर थीं। वह समुद्र उनका देश था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी, और वह जगह थी जहां उनके प्यारे सैनिक सो रहे थे। उन्होंने एक बार फिर दृढ़ संकल्प लिया, जब तक वह अपने विश्वास की सच्ची ताकत जान बचाने से शुरू होती है को इस देश के हर सैनिक के दिल में नहीं बिठा देती, तब तक वह कभी नहीं रुकेंगी। उनकी नई लड़ाई अभी शुरू हुई थी।